अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसन एजाज़ है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि DNFBPs क्या होती हैं, कौन से टैक्स पेयर जो हैं वो DNFBPs में फॉल करते हैं, कौन से लॉस और रेगुलेशंस जो हैं वो DNFBPs को गवर्न करते हैं, DNFBP रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन सी इंफॉर्मेशन और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, किसी टैक्स पेयर की DNFBP रजिस्ट्रेशन करनी हो तो वो कैसे होती है, DNFBP रजिस्ट्रेशन के बाद अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं तो वो कैसे होते हैं, DNFBP रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो कैसे मिल सकता है आपको, और एक ऐसा टैक्स पेयर जिसकी DNFBP की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो सकी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये सारे हम इस वीडियो में तरतीब से देख रहे होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि DNFBPs क्या होते हैं और कौन से टैक्स पेयर जो हैं इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके लिए हम अपनी नेक्स्ट शीट की तरफ मूव करते हैं। DNFBPs की फुल फॉर्म है डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशन। गवर्नमेंट के नज़दीक कुछ ऐसे प्रोफेशंस और बिजनेसेस हैं जिनमें टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का थोड़ा ज़्यादा खतरा है। तो इस कैटेगरी में वो तीन जो बिजनेसेस और प्रोफेशंस हैं उनको क्लासिफाई करते हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहले अकाउंटेंट्स हैं। इस टर्म के साथ हम सारे अच्छे से फेमिलियर हैं। तो लॉ जो है DNFBP का वो अकाउंटेंट्स को डिफ़ाइन करता है कि ऐसे अकाउंटेंट्स जो या तो अकेले प्रैक्टिस कर रहे हों या फर्म्स में एम्प्लॉय हों और पार्टनर्स हों, लेकिन लॉ ने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है कि जो ICAP के मेंबर्स हैं या ICMA के मेंबर्स हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आते। सेकेंडली जो बिजनेसेस होते हैं उनमें जो रेगुलर के अफेयर्स देख रहे होते हैं अकाउंटेंट्स, जो अपने अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में देखे होंगे, उसको भी लॉ ने इस टर्म से जो है ना एक्सक्लूड कर दिया है। इसके बाद सेकंड आते हैं ज्वेलर्स। तो ज्वेलर्स में सबसे पहली जो वर्डिंग यूज़ किया उसने बुलियन डीलर की। उसमें यह है कि जो भी पर्सन बल्क में गोल्ड या सिल्वर जो है उसकी सेल परचेज कर रहा हो। इसके बाद सेकंड पे आता है कि कोई भी ज्वेलरी, प्रेशियस जेम्स जो होते हैं और मेटल्स का अगर कोई डीलर है तो भी इस कैटेगरी में फॉल करता है। लेकिन उसके लिए दो कंडीशंस हैं कि वो ट्रांजैक्शंस जो है कैश में कर रहा हो और जो एक्यूमुलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो 2 मिलियन से अबव रुपीज़ की हों। इसके बाद जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो रियल एस्टेट एजेंट की है और गवर्नमेंट ज़्यादातर जो है अभी इसी कैटेगरी के ऊपर जो है वो फोकस कर रही है। इसके हवाले से ही उन्होंने अभी तक डिटेल्स जो है इंस्ट्रक्शंस और नोटिफिकेशन जो हैं वो सबसे ज़्यादा डिटेल्ड इसी कैटेगरी के लिए ना इशू किए हुए हैं। तो इसमें आगे फर्दर जो सब कैटेगरीज़ हैं वो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, डीलर या ब्रोकर प्रॉपर्टी का किसी भी कैपेसिटी में अगर वो सेल परचेज की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है तो इस कैटेगरी में फॉल करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि DNFBPs के ऊपर कौन सी लॉज और रेगुलेशंस जो हैं वो अप्लाई होते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट शीट की तरफ। DNFBPs के लिए मेनली तीन लॉज हैं जो इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहला है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2020। सबसे पहले 2010 में आया था, इसकी अपडेशन हुई है 2020 में। तो ये मेन लॉ है जो DNFBPs के ऊपर अप्लाई कर रहा है। इसके बाद FBR ने कुछ रेगुलेशंस भी इनके हवाले से इशू की हुई हैं, FBR AML CFT रेगुलेशंस के नाम से। थर्डली इसके कुछ रूल्स भी हैं जो कि AML CFT सेंक्शन रूल्स 2020 के नाम से आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। FBR की वेबसाइट के ऊपर DNFBPs के हवाले से एक डिटेल जो है वो सेक्शन बना हुआ है जिसमें आपको ये सारे लॉज जो हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ एडिशनल सर्कुलर्स हैं वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। लिंक जो है वो मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि DNFBP रजिस्ट्रेशन के लिए एक पर्सन लायबल है तो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन सी इंफॉर्मेशन और कौन से डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट शीट की तरफ।
डीएनएफपीपी की रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि जो टैक्स पेयर है वो कौन सी कैटेगरी में जो है वो फॉल करता है। वो ज्वेलर है, अकाउंटेंट है, या रियल एस्टेट एजेंट है। रियल एस्टेट एजेंट में फ़र्दर आगे क्लासिफिकेशंस की हुई हैं उसने कि वो ब्रोकर है या बिल्डर डेवलपर है या रियल एस्टेट एजेंट जो है किसी और कैपेसिटी में है। तो ये जब हम रजिस्ट्रेशन का पोर्शन देख रहे होंगे तो उसमें हम देखेंगे भी वहाँ पे कैटेगरी जो है ना आपको स्पेसिफिकली सिलेक्ट करनी होती है। इसके अलावा जो सेकंड आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। सोल प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल टैक्स पेयर हो तो उसके केस में उसी का आपको चाहिए होगा। एओपीस और कंपनी के केस में आपको पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स, और अगर कोई एग्जेक्टिव मैनेजमेंट है जिस तरह कोई प्रिंसिपल ऑफिसर ऐड किया हुआ है जो कि पार्टनर और शेयर होल्डर्स के अलावा है तो उसका आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये आपको जो पर्सन होगा जिस एरिया में वो रह रहा है उसके रेलिवेंट थाने से जो है वो मिल जाएगा। उसके लिए आप अगर पर्पस बता देंगे कि ये हमें डीएनएफपीपी के रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए तो वो आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। एक सैंपल जो है वेरिफिकेशन पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या डिटेल जो है वो आ रही है। वेरिफिकेशन रिपोर्ट का नंबर आ रहा है, डेट आ रही है, और ये किसको इशू किया जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ, CNIC उसके, और उसका एड्रेस आ रहा है। नीचे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो उसका आ रहा है कि नो क्रिमिनल रिकॉर्ड फाउंड टिल डेट। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि डीएनएफपीपी के ऊपर एक सर्कुलर इशू हुआ था जिसमें ये है कि उन्होंने एओपीज़ और कंपनीज़ को ये इंश्योर करवाने के लिए कि वो किसी ऐसे पर्सन को अपने डीएनएफपी पे ना ऐड करें जिसका पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आ रहा हो। तो ये चेक कर लीजिएगा अपलोडिंग से पहले कि जो पर्सन है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना आ रहा हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमने टैक्स पेयर की कैटेगरी देख ली, उससे डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए जो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। तो अब उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, तो उसके लिए आपको उसका आईआरएस प्रोफाइल जो है वो लॉगिन करना है। यहाँ पे मेरे पास आईआरएस प्रोफाइल जो है वो ओपन है और उसमें ऑलरेडी जो मेरी अपनी डिटेल्स हैं आईआरएस प्रोफाइल की वो सेव्ड हैं। तो मैं सिंपली इसको लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद आपका जो होम टैब आ रहा है, अगर आप उसमें जो सबसे ऊपर रिबन आ रहा है तो उसमें देखें तो आपके पास वेरियस टैब्स आ रहे हैं। तो उनमें एक डीएनएफपीपी का टैब भी आ रहा है। तो डीएनएफपीपी के हवाले से जो भी आपके पास ऑप्शन हैं वो सारे के सारे इसी टैब में अवेलेबल हैं। इसमें आपके पास 5 जो हैं वो ऑप्शंस आ रहे हैं। उसमें सबसे लास्ट पे आ रहा है कि फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन आ रहा है। जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होनी है वो इस फॉर्म के थ्रू होनी है। इन केस आपकी डी रजिस्ट्रेशन बनती नहीं थी, गलती से हो गई है, तो डी रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे आ रहा है आपके पास फॉर्म। उसके बाद अपील के लिए ये आपके पास फॉर्म आ रहा है। और अगर आपने फॉर्म सबमिट किया उसमें कुछ पर्टिकुलर्स गलत है तो आप उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो मॉडिफिकेशन का फॉर्म यहाँ पे आ रहा है। और लास्ट अगर आपका एट द टाइम ऑफ सबमिशन कोई रिकॉर्ड आपने साथ में अटैच नहीं किया और अभी अटैच करना चाह रहे हैं तो उसकी एडिशन का आपके पास ये सबसे ऊपर फॉर्म आ रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे होनी है। तो उसके लिए हम सबसे लास्ट जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करते हैं। वो आपसे टैक्स पीरियड मांग रहा है, तो जिस टैक्स पीरियड में आप फर्स्ट टाइम जो है वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो आप प्रोवाइड करेंगे। मैं यहाँ पे 2023 जो है वो एंटर कर रहा हूँ। फॉर्म जब ओपन हो जाएगा तो आपके पास 5 जो टैब्स हैं वो अवेलेबल हैं। फर्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, सेकेंडली ये लिंक का टैब आ रहा है। इसमें आपने इन केस एओपी है या कंपनी है तो आपने इसमें पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स की डिटेल देनी है। उसके बाद अटैचमेंट का टैब आ रहा है जिसमें आपने जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रोवाइड करने हैं। असाइनमेंट का टैब जो है अभी वो रेलिवेंट नहीं है। इसके बाद वेरिफिकेशन का टैब है।
तो सबसे पहले हम पर्सनल का जो टैब है वो फिल आउट कर लेते हैं। इसमें आपसे अभी सिर्फ दो चीज़ें एडिटेबल हैं, एक तो ये काउंटिंग का पीरियड और उसके बाद जो DNFBP टाइप है वो आपके पास जो है ना एडिटेबल आ रही है। एट टाइम्स ये भी होता है कि दो टैब्स जो है ना वो और एडिटेबल आ रहे होते हैं। यहाँ पे कंफर्म सेल नंबर आ रहा होता है और कंफर्म ईमेल आ रहा होता है इसी के नीचे। तो अगर आप उसको स्किप कर दें, वो कंफर्मेशन के लिए आपको दोबारा जो है सेल नंबर और ईमेल टाइप करना होता है और आपके मोबाइल और ईमेल पर कोड आता है, वहाँ से आप कंफर्म करते हैं। अगर आप इस चीज़ को स्किप भी कर दें तो भी आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाता है। तो अब DNFBP टाइप में अगर हम इसको ओपन करें तो इसमें आपके पास तीन मेन कैटेगरीज आ रही हैं और आगे फिर सब कैटेगरीज आ रही हैं। तो जो आपकी रेलिवेंट कैटेगरी है वो आपने इसमें से सिलेक्ट करनी है। रियल स्टेट में मतलब हमने देखा सब कैटेगरीज वो सारी आ रही हैं। इसके अलावा एक फर्दर आ रही है हाउसिंग अथॉरिटी और अदर आ रहा है। काउंटर्स में भी आगे उसने दो बनाई हुई हैं सब कैटेगरीज और ज्वेलर्स में भी इसी तरह सात जो है सब कैटेगरीज आ रही हैं। तो मैं फॉर प्रैक्टिस जो है वो बिल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी। तो ये मेरा पर्सनल का टैब जो है वो कंप्लीट हो गया। मैं लिंक में जाता हूँ तो जो इंडिविजुअल पर्सन है उसमें तो यहाँ पे कोई जो चीज़ है वो ऐड नहीं होनी, लेकिन पार्टनर्स के केस में यहाँ से आप पार्टनर्स की डिटेल जो है पहले वो ऐड करेंगे हर पर्सन की, जितने भी पार्टनर्स हैं। और यहाँ से और अगर कोई जो है मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं आ रहा, क्योंकि क्योंकि मेरी AOP नहीं है तो इसलिए मेरे पास ऑप्शन भी नहीं आ रहा। तो और इसी तरह कंपनी है तो आप इसमें शेयर होल्डर की डिटेल ऐड करेंगे और क्योंकि मैं कंपनी नहीं हूँ तो यहाँ पे भी शेयर होल्डर का भी ऑप्शन नहीं आ रहा, डायरेक्टर का भी नहीं आ रहा। तो सेकेंडली जब आप पार्टनर्स की और शेयर होल्डर्स की डिटेल सारी ऐड कर लेंगे तो आपने एक फर्दर जो काम करना है वो ये करना है कि उन पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स में से किसी एक को CEO, CFO या CCO के तौर पे अपॉइंट करना है। वो भी एक डिटेल आपने ऐड करनी है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होता। वो सबमिशन करते हैं तो वो एरर देता है। इस लिंक का टैब कंप्लीट करने के बाद आप अटैचमेंट के टैब में जाएंगे तो अटैचमेंट के टैब में जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं पार्टनर्स के, शेयर होल्डर्स के, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का, वो सारे आप अटैच करेंगे। अटैचमेंट के टैब में 1 बाय 1 जो है वो अटैचमेंट होगी, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपने रेलिवेंट जो फाइल है वो सिलेक्ट करनी है। अटैचमेंट्स करने के बाद आप जो है इस फॉर्म को वेरीफाई करेंगे, पिन अपनी यूज़ करेंगे और उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिशन के कुछ ही देर बाद जो है नॉर्मली ऑनलाइन प्रोसेसिंग हो जाती है और ऑर्डर आ जाता है। नॉर्मली जो है आधे घंटे में हो जाता है, इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है लेकिन नॉर्मली आधे घंटे में ये वाला जो है ऑर्डर आ जाता है। और ऑर्डर में जो होते हैं वो सारे पर्टिकुलर्स होते हैं कि आपको प्रोविजनली रजिस्टर किया गया है या आपकी जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है वो होगी हुई है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, आपका ऑर्डर आ गया, लेकिन फॉर्म सबमिशन के टाइम पे आपने एक पार्टनर या शेयर होल्डर का जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट था वो अटैच नहीं किया। अब आप चाह रहे हैं कि आप उसको भी अटैच कर दें, तो उसके लिए जो है मैं इस टैब को भी क्लोज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए ये है कि DNFBP के टैब में जाएंगे आप और जो फर्स्ट ऑप्शन है एडिशन ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का, ये सिलेक्ट करेंगे और इसमें भी आप पीरियड सेलेक्ट करेंगे। तो अभी मेरे पास ये एरर दे रहा है कि आपका ओरिजिनल फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हुआ। तो इनके जब आपका ऑर्डर आ गया होगा तो ये आपको इसको ओपन करने की जो है ना इजाज़त देगा, ओपन हो भी जाएगा। जिस तरह फॉर्म 181 में होता है कि जब आप मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई करने लगते हो तो जितनी भी पिछली इन्फॉर्मेशन हो रही होती है वो एज इट इज़ आ रही होती है, जो आपने मॉडिफिकेशन करनी होती है वो आप कर लेते हो। तो इसमें भी इसी तरह पिछली सारी इन्फॉर्मेशन आपकी एज इट इज़ आ रही होगी, जो आपने अटैचमेंट ऐड करनी है वो आप अटैचमेंट के टैब में जाके ऐड कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। तो वो आपका जो एडिशनल ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी जो है
रिकॉर्ड में जो है वो आ जाएगा। इसके बाद जो हमने पॉइंट देखना है वो ये है कि आपने फॉर्म सबमिट किया, अब आपको DNFBP का सर्टिफिकेट चाहिए। बाज़ दफ़ा ये रिक्वायरमेंट होती है कि रियल स्टेट एजेंट्स को अक्सर ये प्रॉब्लम आता है कि आप जब ट्रांजैक्शन करने लगते हो तो आपसे DNFBP का सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप DNFBP रजिस्टर हो, इसका हमें एविडेंस दो। तो उसके लिए हम जो डॉक्यूमेंट देते हैं वो DNFBP रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जो कि जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो वो ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ राइट साइड पे DNFBP रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ रहा होता है। बाज़ केसेस में ये होता है कि आपने फॉर्म सबमिट किया, ऑर्डर आया और उसके थोड़ी देर बाद ही ये वाला ऑप्शन जो है इनेबल हो जाता है। और बाज़ केसेस में जो है क्वेश्चनेयर जो है एक आता है, नोटिस आता है आपको कि आप जो है ना एक क्वेश्चनेयर सबमिट करें जिसमें बिज़नेस की छोटी मोटी डिटेल होती है कि आपकी ट्रांजैक्शंस मतलब नॉन रेजिडेंट के साथ हैं या नहीं, और मतलब ट्रांजैक्शन किस पैटर्न पे हो रही हैं, एजेंट्स के थ्रू ऑनबोर्डिंग है या नहीं, और किस किस एरिया में ट्रांजैक्शन है, नॉन अब्रॉड ट्रांजैक्शन हैं किसी के साथ या नहीं, सॉदर्न एरियाज़ में कोई ट्रांजैक्शन हैं या नहीं। इस तरह की जो जनरल डिटेल है ना वो आपने देनी होती है। और AML के कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आपके पास कंप्लायंस ऑफिसर है या नहीं, इस तरह की उसमें डिटेल्स होती हैं। तो वो परफॉर्मा जो है आप सबमिट करते हैं तो फिर ये वाला जो आपका सर्टिफिकेट है वो आता है। ऐसा एक दो केसेस में ऑब्ज़र्व किया है, और वो भी बिल्डर एंड डेवलपर के केस में स्पेसिफिकली। रिसेंटली जितने भी DNFBP के फॉर्म जो है वो सबमिट हो रहे हैं तो उनका ऑर्डर के साथ ही ये वाला टैब जो है ना वो मैं देख रहा हूँ कि वो आ जाता है। तो वो क्वेश्चनेयर की तरफ अभी नहीं जा रहा। इसके बाद जो लास्ट चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि एक पर्सन लाइबल टू बी रजिस्टर है एज अ DNFBP, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको लॉ से इसका रेफरेंस दे रहा हूँ कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये मैंने अपने पास जो है ना DNFBP की रेगुलेशंस जो हैं 2020 वो ओपन की हुई हैं। उसमें थर्ड है पॉइंट जिसमें कह रहा है रजिस्ट्रेशन एंड मार्केट एंट्री कंट्रोल ऑफ DNFBPs। तो इसमें पहला ही पॉइंट है, वो कह रहा है कि हर DNFBP जो है ना उसको रजिस्टर होना चाहिए बोर्ड के साथ। इन केस एंटिटी जो है वो बोर्ड के साथ रजिस्टर नहीं होती तो इसके जो पीनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो यहाँ रेगुलेशंस में तो नहीं लिखे हुए, लेकिन जो इसके सैंक्शन रूल्स हैं उसमें इसके हवाले से गाइडलाइंस हैं। उसमें यह है कि अगर आप उसका रूल 4 देखते हो कि आपके ऊपर क्या सैंक्शंस और क्या पेनल्टीज़ लग सकती हैं, तो उसमें उसने बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि अगर आप कंट्रोवेंशन करते हो रूल 3 सब रूल 2 की, तो रूल 3 सब रूल 2 में उसने कहा हुआ है कि अगर आप AML CFT रेगुलेशंस जो हैं उनकी कंट्रावेंशन करते हैं तो उसके ऊपर वो पेनल्टी जो है ना वो रूल 4 में लगा सकता है। तो उसमें सबसे पहला जो कंट्रावेंशन का कॉन्सिक्वेंस हो सकता है वो ये है कि आपके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी लग सकती है। आगे ही रूल्स में मतलब इसकी लिमिट उसने जो लगाई हुई है वो ₹100 मिलियन तक लगा सकता है पेनल्टी। आपका कोई लाइसेंस जो है वो रिवोक हो सकता है, और आपके ऊपर कोई टेम्परेरी या परमानेंट प्रोहिबिशन लग सकती है नेचुरल पर्सनस के ऊपर। और इसके अलावा और भी जो हैं कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वाला है इन केस आप रजिस्टर नहीं करवाते तो वो ये सबसे जो पहले वाला A वाला है वो पेनल्टी का है। तो ये और पेनल्टी आपके ऊपर वो ₹100 मिलियन तक की लगा सकता है।